सक्सेना। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री की करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर पहुंचकर बूम और शादा सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी आपदा राहत कार्य योजना को बनाकर भेजें और मुख्य सचिव को फोन कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक कैलाश गैतोड़ी भी साथ रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर पहुंचकर बूम और शादा सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया है। श्रीनिवास गया हूं। साथ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का और विस्तार हो, इसमें और नया यहाँ पर नए भवन का निर्माण हो, इसमें हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण हो, मेस का निर्माण हो। इसके अलावा अन्य कार्य जो यहाँ पर है उन सबका मैंने आज जायजा लिया है, उनका निरीक्षण किया और जल्दी उसका समाधान करने के लिए आज हमने मुख्य सचिव को उनको निर्देश भी दिए। श्रीनिवास हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से दूसरे कार्यकाल में एक्शन में नजर आ रहे हैं। टनकपुर पहुंचकर क्या कुछ बड़ी बातें उनके दौरे के दौरान रही, किस तरह के निर्देश अधिकारी को दिए हैं? बिल्कुल मनुराज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तत्परता के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी जनता से किया गया वादा पूरा करना चाहते हैं। यही कारण है कि 3 रोज पूर्व वृद्धावस्था पेंशन में पति पत्नी को दोनों को ही हकदार मान लिया गया है और उसको 1400 रुपए पेंशन मुकर्रर कर दी गई है पूरे प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर। जब 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर गए, सबसे पहले बरमसा में जनता को संबोधित किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए रोड मैप जनता के सामने रखा। उसके बाद नवरात्रि की शुरुआत मां पूर्णागिरी के मां के दरबार से की है, वहां उन्होंने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि चंपावत एक ऐसी सीट है जहां पर कैलाश गैतोड़ी विधायक हैं और उन्होंने सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद कहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही बनने चाहिए, वो उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, फौजी बहुल्य सीट है जिस पर अधिकांश तादाद फौजी वोटर की है, तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए एक सुरक्षित सीट कैलाश गैतोड़ी अगर छोड़ते हैं तो वो मानी जाएगी। इसको लेकर उन्होंने संवाद भी वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को भी वो इस बारे में जानकारी देंगे कि चंपावत से जनता भी चाहती है वो चुनाव लड़े, यानी जाहिर सी बात है चंपावत क्षेत्र से उपचुनाव उनको लड़ना होगा, वो जीतना होगा। श्रीनिवास, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि हो सकता है कि चंपावत से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े। क्या इस तरह की हम बात पुख्ता तरीके से श्रीनिवास कह सकते हैं, इस तरह की संभावना आपको नजर आ रही है? बिल्कुल संभावना नजर है। पहली बात यह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदानी इलाके या गढ़वाल क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कुमाऊं मंडल की किसी विधानसभा सीट से। अपनी पारंपरिक सीट खटीमा रही है, उस क्षेत्र में या उस जिले से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां चुनाव हार चुके थे। ऐसे में कैलाश गैतोड़ी ने जो अपनी बात रखी थी मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ेंगे, ऐसे में ज्यादा संभावना चंपावत को लेकर की ही है कि वो इस सीट। इसके अलावा भी अगर कोई रायशुमारी किसी स्थान से बनती है या किसी विधायक से बनती है तो वो भी कुमाऊं में ही बनेगी। ये यकीनन कहा जा सकता है कि कुमाऊं। श्रीनिवास का वॉइस ब्रेक हो रहा है, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश श्रीनिवास के साथ करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि टनकपुर में सीएम धामी ने महत्वपूर्ण बैठक की, अधिकारियों के साथ बूम और शादा सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बड़े निर्देश उन्हें दिए। कहा कि अधिकारी आपदा राहत कार्य योजना बनाकर भेजें और मुख्य सचिव को फोन कर आपदा प्रभावित जो इलाके हैं उसके बारे में जानकारी भी दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर रखे गए करीब 2300 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। दोबारा से सत्ता में वापसी के बाद सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अपनी सेवा बहाली को लेकर ये संविदा कर्मी आंदोलन करने को मजबूर है। उनका कहना है कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी। उन्हें कोरोना वॉरियर्स की भी संज्ञा दी गई, लेकिन अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है।
कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार इन कोरोना वॉरियर्स के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों के चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर भी पड़ेगा। और 31 तारीख को मैम हमारी सेवा समाप्ति का नोटिस आया था, तो उस वजह से हम यहाँ पे बैठे थे क्योंकि हमने कोविड में काम किया था और हमें प्रधानमंत्री द्वारा ये बोला गया था कि इन्हें वरीयता मिलेगी, सबसे प्रायोरिटी मतलब इन लोगों को मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए। अब हटाने का मतलब तो हो गया कि जॉब से चले गए तो हमें प्रायोरिटी मिली नहीं है ना। जॉब से हटाने का यानी कि बेरोजगार हो गए, तो हम बेरोजगार नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू करें। जिन साथियों ने कोविड काल में अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को देने का काम किया, अपनी जान हथेली पर रख करके प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम कोविड के समय में किया, और सरकार गठन के बाद सबसे पहला काम इस सरकार ने उन साथियों को इस तोहफे के रूप में दिया कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है, और आज हम इनको समर्थन देने आए हैं कि आपका जो संघर्ष है, इस संघर्ष में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ हम इस बात को कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री से समय लेकर के उनसे भी इस बात को कहेंगे कि जिन साथियों ने अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने का काम किया है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने किया है, तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाएं और इनकी सेवाएं बहाल करने का काम करें। मुझे लगता है युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और युवाओं को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लैक रहा है, शायद समन्वय की कमी रही होगी। हमने कोरोना वॉरियर्स कहा, सरकार बिल्कुल उनका हाथ नहीं छोड़ेगी, खाली हाथ नहीं छोड़ेगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त कराना चाहता हूं। लेकिन वो सही बात पकड़ें, माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करें, बैठें। मुझे उम्मीद है जितना मैं अपने मुख्यमंत्री को जानता हूं, वो अपने लोगों को और अपने युवाओं को जिन्हें हमने कोरोना वॉरियर्स कहा, उन्हें बिल्कुल खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतर होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा देने वाले तमाम संविदा कर्मी अब निराश हैं। उनका कहना है कि बाहर का रास्ता सरकार ने दिखा दिया है, ये उनके साथ एक धोखा है। और ऐसे में राजनीति भी अब देखा आपने किस तरह से प्रदेश में चरम स्तर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ताजा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत का। श्रीनिवास, ये तमाम संविदा कर्मियों को कहीं ना कहीं भरोसा दिया गया था कि आपके लिए हम कुछ बेहतर सोचेंगे जब हमारी सरकार का गठन हो जाएगा। आखिरकार अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहां किस तरीके का माहौल है, किस तरह से शिकायतें संविदा कर्मी अब रख रहे हैं और सरकार इस बारे में सोच क्या रही है अब? बिल्कुल मनुराज, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में गाहे बगाहे जब भी किसी को संविदा कर्मी के रूप में जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी सेवाएं उससे ली जाती है, संविदा के रूप में उसको मेहनताना दिया जाता है, उसकी रोजी और रोजगार से जोड़ करके उस बात पर कहा जाता है। लेकिन जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है तो वही एक संघर्ष के रूप में सामने आता है। कोविड का दौर चल रहा था, डॉक्टर क्लिनिक ज्वाइन नहीं कर रहे थे, कुछ डॉक्टर नौकरियां छोड़ रहे थे, कुछ नर्सें नौकरियां छोड़ रही थी। ऐसे में चाहे वो फार्मासिस्ट हो, वार्ड बॉय हो, या फिर वो टेक्नीशियन हो, या फिर नर्स हो, इन तमाम की जिम्मेदारी को निभाते हुए या लोगों की जान को बचाने के लिए सरकार ने एक विकल्प के तौर पर जो प्रशिक्षित बेरोजगार थे, जिन्होंने इस लाइन की पढ़ाई की हुई है, मेडिकल की पढ़ाई की हुई है या नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, उनको रोजगार दिया। उससे दो फायदे हुए, एक तो बेरोजगार प्रशिक्षितों को रोजगार मिला और दूसरा जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, स्टाफ की कमी की वजह से इक्विपमेंट संचालित नहीं हो पा रहे थे, तो उनकी भरपाई की गई। लेकिन कोविड का दौर धीरे धीरे खत्म हो गया और साथ ही साथ 31 मार्च 2022 को इनकी संविदा भी खत्म हो गई। मसला इसलिए बिगड़ गया कि संविदा 31 मार्च 2022 को खत्म हुई और जो मेडिकल स्टाफ है या उसने पहले से ही इस बात की मांग की थी कि हमारे परिवार के भरण पोषण को देखते हुए हमें सेवा विस्तार दिया जाए, यानी उनका जो संविदा का कार्यकाल है उसको 1 साल और एक्सटेंड किया जाए, तब तक राज्य सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले। लेकिन आप सोचिए, विभागीय अधिकारियों ने शासन में समय पर रिपोर्ट प्रेषित नहीं की, शासन ने उसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया और नई सरकार आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर कोई गंभीरता से मंथन नहीं किया। अगर किया होता तो हटाने के बजाय इनका वैकल्पिक इस्तेमाल तमाम दूसरे अस्पतालों में किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य
व्यवस्थाएं कोविड के बाद एकदम से दुरुस्त हो गई हैं, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, मेडिकल स्टाफ की जरूरत नहीं है, टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है। आज भी कई अस्पताल इस उत्तराखंड के ऐसे हैं जहां पर स्टाफ नर्स नहीं है, कई एएनएम जीएनएम नहीं है, कहीं पर वार्ड बॉय नहीं है, कहीं पर टेक्नीशियन नहीं है, मशीनें धूल फांक रखी है। लेकिन इसकी व्यवस्था तब बनती है जब सरकार गंभीरता के साथ इसका होमवर्क करती, आकलन करती, और जिनको संविदा कर्मी के रूप में लगाया था उनको लगाने के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनको या तो एडजस्टमेंट किया जाता या दूसरा विकल्प जिस तरह से आप स्थिति बता रहे हैं हेल्थ सिस्टम की, तो जाहिर तौर पर मेडिकल स्टाफ की जरूरत तो है। तो क्या अब चूंकि यहाँ पर तो प्रदर्शन करना शुरू हो गया है, संविदा कर्मियों का धरना लगातार कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। ऐसे में अब सरकार पर जो दबाव बनाने की राजनीति शुरू हुई है, किस तरह की हलचल है अब? बिल्कुल, सरकार अब इसको अपने तरीके से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर सरकार रोजगार के आंकड़ों में इन संविदा कर्मियों का आंकड़ा अगर पेश नहीं करती तो फिर सरकार को या इन लोगों को ये कहने का हक नहीं था कि हमारी संविदा खत्म होने के बाद, टेन्योर खत्म होने के बाद सेवा विस्तार दिया जाए। बल्कि सरकार ने जब आंकड़ा पेश किया है और उसी आंकड़े पर चुनाव लड़ा है कि उत्तराखंड में इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो इतने लोगों में वो संविदा कर्मचारी भी हैं जिनका टेन्योर 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया। तो क्यों सरकार ने यह आंकड़ा छुपा के रखा? इसलिए ये लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब सरकार उनके नाम पर बेरोजगारी का कोटा खत्म करने का प्रयास कर सकती है, रोजगार सृजन में उनका इस्तेमाल कर सकती है, तो ऐसे में क्यों सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है? सरकार के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे या अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन अधिकारियों ने समय पर मुख्यमंत्री को या स्वास्थ्य मंत्री को सही रिपोर्ट नहीं प्रेषित की। जाहिर तौर पर श्रीनिवास, अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है। चूंकि धरना प्रदर्शन करते हुए तमाम संविदा कर्मी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगी हम यहां से नहीं हटने वाले। शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे निचले स्तर पर था। तो जाहिर तौर पर रोजगार हमेशा से चुनौती सरकार के लिए थी, और ऐसे में जब ये संविदा कर्मी खुद अपनी मांग के साथ बैठ गए हैं कि हमें आपने कोरोना वॉरियर कहा, जब सिस्टम पूरा तरह से कोलैप्स हो गया था हेल्थ का, उस वक्त हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, तो आखिरकार हमारा जो संविदा कर्मी है उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है, हमें एक बार फिर काम पे रखना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची उधम सिंह नगर के बाजपुर पहुंची, जहां उन्होंने अखिल भारत वर्षीय युवा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम यादव के आवास पर प्रेस वार्ता भी की। मीडिया से बात करते हुए प्राची ने केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की मांग की है, और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून सिविल कोड को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री धामी से मिलने की बात भी कही। साध्वी प्राची ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है, इसे तो 20 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को पार्किंग की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला अधिकारी ने कलेक्टेड पार्किंग का काम शुरू कर दिया है, जबकि मलिताल मस्जिद से पंप हाउस तक पार्किंग का काम 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी ने फांसी गडेरा स्थित लोक निर्माण विभाग की जगह को भी पार्किंग में तब्दील करने की बात कही है। जिलाधिकारी ने मलिताल मस्जिद तिराहा से जल संस्थान तक नाला नंबर 23 को कवर करने और चौड़ीकरण के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को काम को समय पर पूरा करने के साथ गुणवत्ता में किसी तरह का कोई समझौता न करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि इस काम के लिए 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें 24 लाख की धनराशि जल संस्थान को पाइपलाइन शिफ्टिंग के लिए भी दी गई है। फर्स्ट स्टेज में तो हम लोगों ने कलेक्ट्रेट की पार्किंग को बनाने के लिए एक स्टेप लिया था, और जो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जब भी स्कूल्स खुलते हैं या फिर बच्चों को जब पेरेंट्स पहुंचाने आते हैं और ऑफिस के टाइम में हमेशा कलेक्ट्रेट के सामने जाम की स्थिति रहती है। तो उसमें एक पार्किंग हमारी प्रपोज है लगभग, और इसमें 10 करोड़ रुपए की धनराशि हमें शासन ने स्वीकृत की है, और इसमें जितने भी सरकारी आवास थे उनको लगातार हम लोग खाली कर रहे हैं और उनको तोड़ने का काम भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो कम से कम 250-300 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ हमेशा के लिए हो जाएगी। तो ये बॉटलनेक जो क्रिएट हो रही थी और जिसकी वजह से आगे भी आप देखेंगे तलीताल की तरफ भी इसे भी जाम लग रही, तो इस समस्या से इसका निदान हो जाएगा। और मेन हमने फिर कोशिश की आपके मस्जिद के बगल में जो नाला नंबर 23 है, और वो लगभग 250 मीटर का स्ट्रेच है जो जल संस्थान तक जाता है, उसको कवर करने का। उससे ऊपर की तरफ लगभग 50 मीटर ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। काशीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि जिस वक्त उनकी बेटी अपनी बुआ के घर जा रही थी कि तभी आरोपी ने उसे खींचकर अपने घर ले गया। बच्चे के शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे 2 युवकों ने नाबालिग को आरोपी के चुंगल से छुड़वाया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये कल शाम की घटना है। इसमें एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जिसका नाम नजाकत है, और ये अली खां मोहल्ले का रहने वाला है। पीड़िता भी उनके पड़ोस की रहने वाली है। तो इसने ज़बरदस्ती उनको बुला के, लड़की को बुला के उसके साथ जो है दुष्कर्म किया है। पीड़िता का जो है मेडिकल कराया गया है। एक तरफ नवरात्र चल रहे हैं जिसमें मां के रूप में बच्चियों को पूजा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के साथ दुष्कर्म के इस तरीके के मामले दिल को झकझोर के रख देते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं
चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड में मई के पहले सप्ताह में ही चारों धामों के कपाट खुलने जाने के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी भी कई मार्ग हैं उनकी हालत काफी खस्ता हाल है। यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले मार्ग की बदहाली की खबर जब सारा समय ने दिखाई तो हरकत में आई धामी सरकार ने यात्रा मार्गों की स्थिति को सुधारने के लिए नया प्लान तैयार किया है। यमुनोत्री हाईवे को दुरुस्त करने के लिए किसाला के पास अगले 10 दिनों तक रोजाना 5 घंटे आवाजाही बंद रहेगी। साथ ही सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग के बंद होने से कई गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बोर्ड परीक्षा देने के लिए छात्रों को अतिरिक्त किलोमीटर तय करना पड़ेगा। दरअसल चारधाम परियोजना के तहत सड़क को डबल लेन बनाने के लिए पहाड़ी की कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन पहाड़ी से गिरते मलबे की वजह से काम में दिक्कतें हो रही हैं। पिछले 2 सालों से सड़क पर काम चल रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने काम में तेजी लाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। अधिशासी अभियंता है बड़कोट के, उन्होंने उनकी जो एजेंसी वहाँ पे काम कर रही है उनकी रिक्वेस्ट पे क्लोजर मांगा था, क्योंकि लगातार वहाँ से लोगों की आवाजाही रहती है पूरे दिन, और जो कटिंग चल रही है ये किसाला के पास, वहाँ पे बहुत खतरनाक हो जाता है और उस समय लोगों का पास होना सेफ भी नहीं है। इस कारण उन्होंने कहा और काम को टाइम से पूरा करना है, इसलिए उन्होंने क्लोजर मांगा है ताकि वो बिल्कुल बिना किसी हिंड्रेंस के काम कर सके। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय का कहना है कि सीएम धामी ने संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अजय ने दावा किया कि श्रद्धालुओं के ज्यादा आने की उम्मीद है और इसीलिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, जैसा सर्वविदित है कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण जो चारधाम यात्रा थी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और सरकार की और कोविड की जो गाइडलाइन थी उसके कारण श्रद्धालु पहुंच नहीं सके थे। तो इस वर्ष ईश्वर की कृपा से जो कोविड का प्रसार है वो सीमित होता जा रहा है। तो अनुमान जो लगाया जा रहा है कि इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचेंगे। तो भारी संख्या में जब यात्री पहुंचेंगे तो उस स्थिति में जो चुनौतियां होंगी उनका हम आकलन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हमारे स्तर से प्रयास हो सकते हैं उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो संबंधित विभाग हैं, यात्रा से जुड़े हुए संबंधित एजेंसियां हैं, उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और जो भी प्रयास हो सकते हैं, जो भी तैयारियां हो सकती है उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 11:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के मौके पर गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खोले जाने का शुभ मुहूर्त निकाला। 2 मई को मां गंगा की उत्सव डोली दोपहर 12:15 पर अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से गंगोत्री के लिए रवाना होगी और 3 मई को गंगोत्री पहुंचेगी। उसी दिन गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिए जाएंगे। आज मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से आप समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिसमें कि हम लोग इस कपाटोद्घाटन का निर्णय करते हैं, तो ठीक 11:15 पर भगवती गंगे के मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। तदुपरांत जो गंगा सप्तमी तक भगवती गंगा के निर्वाण दर्शन समस्त देशवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। माँ भगवती गंगा की है 2 मई को ठीक 12:15 पर मुखवा से प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा और 3 तारीख को तड़के ही हम गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी हम माननीय जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं, वहाँ पर हम उनसे जितनी वहाँ पर व्यवस्था है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे बिजली है, पानी है, वहाँ के रास्ते हैं। और इन शब्दों के साथ सारे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया, पधारें और निर्माण दर्शन करें। जय गंगा।
तो चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। बहरहाल आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भी है और आज मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के मौके पर नैनीताल की मां नैना देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। नैना देवी में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, देवी की पूजा अर्चना करते हैं। 52 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी का मंदिर भी है। भक्तों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से मां से अपनी दुआ मांगती है, मां उस दुआ को, उस मनोकामना को जरूर पूरी करती है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही।